हाँ, नकली आंख, नकली फर्जी लाल आंख। जब मोदी जी के शुरुआती बयानात में सुने तो मोदी जी अपनी तारीफों के पुल बांध रहे थे। भाइयों बहनों, एक तो बदले 100 लाएंगे, दुश्मन को हम लाल आंख दिखाएंगे। अंधभक्तों को भाई साहब अलग ही पेशाब पना कि हमने तो शेर पाला है। अबे पूरा बोलो ना, मिट्टी का शेर पाला है। और लाल आंख फर्जी, मोदी जी की फर्जी जो लाल आंख है, आपने देखा अभी चुनावी बयान में सिर्फ मुसलमानों को वो लाल आंख दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को। अल्पसंख्यकों को दिखा रहे हैं, किसानों को लाल आंख दिखा रहे हैं, विपक्ष की पार्टियों को लाल आंख दिखा रहे हैं। सारा दम जो भी है फुस्सी दम, वो सिर्फ भारत के अंदर भारतवासियों के खिलाफ दिखा रहे हैं। बात अगर चाइना की करें तो हाँ, ये वाला कैरेक्टर निभा रहे हैं। पूरी भाजपा यही कैरेक्टर निभा रही है। यह अंधभक्तों की टोली भी सड़क पर मुसलमानों के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, सबके खिलाफ उतर रही है। चीन के खिलाफ उतरने में इनके पिछवाड़े में बहुत मोटा बवासीर हो जा रहा है। हाँ, अब सुनिए चाइना भारत के लिए क्या क्या कर रहा है और भारत के खिलाफ क्या क्या कर रहा है। एक्सपर्ट कई बार दावा कर चुके हैं, खुलासा कर चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार की इतनी औकात ही नहीं है कि इस पर बात भी कर सके। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं अंधभक्तों का बाप, नाम है रजा ईरानी। याद दिलाता हूं अंधभक्तों की नानी। ये देख रहे हैं आप अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम, और अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम की पहली ही लाठी जो है अंधभक्तों के पिछवाड़े पर। दोस्तों, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए ध्यान से। सिर्फ टाइटल से ही समझ जाइए कि मोदी कितने बड़े झूठे हैं और ये मोदी सरकार आपको कितना धोखा दे रही है। चीन ने भारत की सीमा पर 4 साल में बनाए 624 गांव। विशेषज्ञों ने दी बड़ी चेतावनी। अब पिछले 4 साल में मोदी सरकार ही थी ना, हैं? अरे बताओ, मोदी सरकार तो ही थी, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार तो यहां थी नहीं। अब के बार डोनाल्ड ट्रंप बस आया नहीं है, मोदी सरकार ही थी पिछले 4 साल। रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट में साफ तौर से लिखा हुआ है। CSIS की रिपोर्ट के अनुसार बॉर्डर के करीब चाइना ने दोहरे उपयोग वाले गांव बनाने में लगा है। इसके अलावा सैन्य मिलिट्री फैसिलिटीज नेटवर्क को बना रहा है। वॉशिंगटन थिंक सेंटर की इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट के अनुसार 16 मई को कहा गया कि निर्जन और दुर्गम हिमालय में चीन भारत के साथ अपने बेहद विवादित सीमाओं पर सैकड़ों गांव को बना रहा है और गांव को बढ़ा रहा है। डिटेल्ड रिपोर्ट में कहा गया है कि सैटेलाइट तस्वीर से आप देख सकते हैं कि चाइना ने सैकड़ों गांव भारत की विवादित जमीन पर बना लिया है। CSIS रिपोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के पास 4 अलग अलग जगहों पर सैन्य और दोहरे इस्तेमाल वाले गांव के बुनियादी ढांचे का विस्तार होता हुआ दिखाया है। और मेरे दोस्तों, इसके अलावा मिलिट्री फैसिलिटी, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, हवाई पट्टी, रेलवे पट्टियां, पक्की चौड़ी सड़कें, ये तमाम चीजें भारत के बिल्कुल जमीन पर गांव के बहाने बना बना कर बसा चुका है चाइना। लेकिन मोदी जी कुछ बोल नहीं सकते। मोदी जी का आप ये दोगलापन और मोदी जी के चाहने वालों का ये कमीनापन और बेगैरतीपन आप ये देखिए। पापा ने वॉर रुकवा दी, वो पापा ने रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा दी। और अब मोदी जी कुछ दिन पहले बोले हैं टीवी चैनल पर खुला झूठ। मोदी जी का चेहरा ही जब सामने आता है तो लगता है आज कुछ नया झूठ बोलेंगे, और वही हुआ। मोदी जी ने बोला, मैंने रमजान पाक में अपना एक दूत इजराइल भेजा। अब मैं कहा, यार देखो यार, समझाओ यार, ये रमजान का महीना है, ऐसे में गाजा पर हमले बंद कर दे। मतलब खुला झूठ।
अच्छा चलो मान लिया कि रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा दी, गाजा पर मोदी जी ने हमले बंद करवा दिए, लेकिन चीन के खिलाफ बोलने में पेट में दर्द होता है मोदी जी के। मेरे दोस्तों उधर मणिपुर में जंग 2 साल से रुकवाई नहीं जा रही। मोदी जी का रौला देखो, विदेशों में तो रौला है, अंदर सिर्फ हौला है, हौला झूठ और सिर्फ झूठ। इतना ही नहीं, भारत ने बॉर्डर पर जब अपने S-400 चीन के खिलाफ तैनात किए तो भारत के खिलाफ चाइना ने तुरंत अपने J-20 एडवांस फाइटर जेट तैनात कर दिए, वो भी सिक्किम से 150 किलोमीटर दूरी पर। भारत का सिक्किम जो है उससे सिर्फ 150 किलोमीटर दूरी पर J-20 चाइना ने तैनात कर दिए हैं। एक्सपर्ट ने इस पर भी वार्निंग दी है कि भारत के लिए खतरा है, लेकिन मोदी डरा रहे हैं कांग्रेस से, केजरीवाल से, अरे तुम्हारे वोट छीन लेंगे, अरे तुम्हारे देश पर कब्जा कर लेंगे, अरे ये तुमको बर्बाद कर देंगे, अरे मुझको वोट दे दो, मैं 400 पार करवा दो, ये चल रहा है इनका। अरे तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारा मंदिर तोड़ देंगे, तुम सबका आरक्षण छीन गए मुसलमानों को, ये चल रहा है इनका भाई। नौटंकी, असल बात पर नहीं बोल पाएंगे। उधर बड़ी खबर यह भी आ रही है कि चाइना LOC पर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी मिलिट्री को सपोर्ट कर रहा है, उनको कह रहा है कि आप हथियार तैनात करो। LOC पर पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है चाइना, यह भी भारत के लिए खतरा। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं यह तुम्हारा मंगलसूत्र निचोड़ लेगा, ये तुम्हारे सारे पैसे नोच खाएंगे, ये हिंदुओं मेरी बात सुनो, ये विपक्ष तुम्हें हराकर, तुम्हारे सारे वोट जीत कर, ये तुम्हारे अधिकारों को मुसलमान। अब भाई कुछ तो सही बोलो, लॉजिक पर तो बात करो। ये चाइना और पाकिस्तान भारत के लिए क्या क्या कर रहे हैं, मुंह खोलो। उधर मेरे दोस्तों अजरबैजान के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा रख दिया। अजरबैजान ने बिना भारत का नाम लिए साफ तौर से कहा कि UN के थ्रू, अंतर्राष्ट्रीय कानून के थ्रू यह मामला हल होना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान यही चाहता था बुलवाना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की सुनी नहीं जा रही है। भारत कहता है कि भाई ये हमारा है, हमारा एरिया है, इस पर कोई और सुनवाई क्यों करेगा। लेकिन अजरबैजान से जो पाकिस्तान चाहता था, पाकिस्तान ने बुलवा लिया। वहीं तुर्की ने भी पाकिस्तान के बाजुओं को मजबूत कर दिया। पाकिस्तान और तुर्की के बीच एक बड़ी डील थी, जिसके मुताबिक बाबर युद्धपोत, समुद्री ताकतवर युद्धपोत तुर्की ने बनाकर पाकिस्तान को दे दिया। देखिए उधर कनाडा की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने जानकारी दी है कि पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत के 3 बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री, हथियार बनाने वाली कंपनी और खुफिया कंपनियों को
निशाना बनाकर कई तरह की जानकारियां हासिल की है। और मोदी जी चुनाव में खड़े हो कह रहे हैं ये मुसलमानों से ये तुम्हारा मंगलसूत्र दे देंगे छीन के मुसलमानों को, यह भारत के लोगों का अधिकार, हिंदुओं का अधिकार छीन कर दे देंगे पाकिस्तानी में लगाएगा। इस पर कुछ नहीं बोल पाएंगे। उधर भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री ने, रक्षा तंत्र ने काफी मजबूती हासिल की। भारत ने अपने सुखोई 30 यानी रूस का जो Su-30 है उससे डायरेक्ट एक खतरनाक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रुद्र 2 नाम की मिसाइल है। इसको फाइटर जेट में लगाकर दागा जा सकता है और वो भारत ने दागा भी। और इसकी खासियत यह है कि जब ये दागा जाएगा तो इसको भेद पाना, रोक पाना नामुमकिन होगा दुश्मन के लिए। वहीं भारत और फ्रांस के बीच नई राफेल डील की बातचीत शुरू हो चुकी है, जिसमें 50,000 करोड़ की डील होगी, जिसमें 26 से 27 राफेल फाइटर जेट भारत की नेवी को मिलेंगे। वहीं मेरे दोस्तों, भारत को झटके पे झटका मालदीव ने दिया, लेकिन दूसरी तरफ भारत का रूपे जो ऐप है वो मालदीव ने अपने देश में लॉन्च कर दिया। साथ में मालदीव ने एक दूसरी बड़ी खबर बताई कि भारत के साथ फ्री ट्रेड की हम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारत की तरफ से इस खबर पर कहा गया है कि अभी इस बारे में हमारी कोई बातचीत मालदीव से नहीं हुई है। उधर भिखलंडे पाकिस्तान ने एक बार फिर से चाइना से $17 बिलियन की भीख मांगी है। कहा है कि हमें और भी ज्यादा पैसे की जरूरत है देश चलाने के लिए। एक खबर और, पाकिस्तान के अंदर जो चीनी लोग मारे गए हैं आतंकी हमलों में, उनके घर वालों को पाकिस्तान मुआवजा दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना ने कहा है कि CPEC का प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चलेगा या नहीं, आगे हम इस पर काम करेंगे या नहीं, यह डिपेंड करता है हमारे चीनी नागरिकों की पाकिस्तान में सेफ्टी के बाद। अगर वो सेफ होंगे तो काम होगा, वरना नहीं होगा। ताइवान ने जानकारी दी कि 38 फाइटर जेट चीन के हमारे आसपास के इलाके में नजर आए हैं, जो कि हमला करने की तैयारी में हैं। लेकिन जब हमने और डिटेल रिपोर्ट निकाली तो सामने बात दूसरी निकल के आई। खबर यह है कि चाइनीज का प्लान यह है कि जो सिविलियंस, जो आम लोगों के समुद्री जहाज होते हैं, उसके अंदर सैनिकों को भरकर ताइवान में एक साथ कई सारे जहाज भेजेगा और ज़मीनी स्तर पर ताइवान पर हमला करके कब्जा करेगा। उधर नॉर्थ कोरिया को एक बड़ा फेल्यूर हाथ लगा है, मुंह की खानी पड़ी है। नॉर्थ कोरिया ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च किया लेकिन फेल हो गया। लेकिन मेरे दोस्तों, नॉर्थ कोरिया इस वक्त बड़ा खतरनाक काम कर रहा है। नॉर्थ कोरिया बलून के साथ, जो वो गैस वाला बलून होता है उड़ने वाला, उसके नीचे टट्टी, पेशाब और गंदगी बांधकर उड़ाकर साउथ कोरिया भेज रहा है, जो साउथ कोरिया में जाकर गिर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं ऊपर से जब टट्टी पेशाब फटेगा और कहाँ कहाँ जाएगा तो क्या क्या ही होगा। एक तरह से ये टट्टियों का हमला, पखानों का हमला साउथ कोरिया पर नॉर्थ कोरिया ने किया है। चंद तस्वीरें, मन विचलित ना हो तो थोड़ी बहुत तस्वीर आपको दिखाऊंगा, देखिए। इसके बाद नॉर्थ कोरिया रुका नहीं। नॉर्थ कोरिया ने छोटी छोटी
मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। उससे बड़ी खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन तैयारी कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया आने के लिए। एक लंबे समय के बाद 2012 के बाद पहली बार सऊदी अरब ने सीरिया के लिए अपना एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को ताज़ा तरीन तस्वीरों में ईरान के अंदर आप देख सकते हैं। ईरान के राष्ट्रपति मरहूम इब्राहिम रईसी, शहीद इब्राहिम रईसी का पुरसा देने के लिए, उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए सुप्रीम लीडर के पास पहुंचे। ईरान की तमाम डेलीगेशन से उन्होंने मुलाकात करी। ईरान के नए टेम्परेरी राष्ट्रपति से भी उन्होंने मुलाकात की। मेरे दोस्तों, ईरान के काफ़ी सारे लोग हज करने के लिए सऊदी अरब जाने वाले थे। काफ़ी सालों से ईरानियों पर पाबंदी थी सऊदी अरब की तरफ से कि वो हज करने नहीं आ सकते। एक लंबे समय के बाद रिश्ते ठीक हुए थे और ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि अब सब सही होगा। हालांकि ईरान के हज़ारों लोग इस साल कुछ ही वक्त में हज करने के लिए सऊदी अरब पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ही 2 दिन पहले सऊदी अरब ने 6 ईरानी पत्रकारों को अपने देश सऊदी अरब से निकाल दिया है। वजह उन्होंने नहीं बताई है, लेकिन एक्सपर्ट की माने तो ये ईरान के साथ रिश्ते खराब करने वाली बात। ईरानी मीडिया ने बड़ा खुलासा किया, कहा कि ईरानी जर्नल ने हमें बताया जब ईरान इजराइल पर हमला करने वाला था तो इजराइल ने इजिप्ट के ज़रिए ईरान को मैसेज भिजवाया कि अगर ईरान हम पर हमला नहीं करता है तो हम जंग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, गाज़ा की जंग पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। लेकिन इजराइल की किसी भी बात को नज़रअंदाज करते हुए ईरान ने अपनी ताकत से हमला किया था, जिसके बाद इजराइल का घमंड टूट गया था। उधर ईरान की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही। यूरोप के बड़े बड़े देश अब प्लान कर रहे हैं कि न्यूक्लियर को लेकर ईरान पर पाबंदी लगाई जाए ताकि ईरान भविष्य में कभी भी परमाणु हासिल न कर सके। उधर ईरान की आर्मी ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर ओपन फायरिंग की अंधाधुंध, बिना वजह, अभी वजह सामने नहीं आई है, जिसके बाद इस हमले में 4 पाकिस्तानियों की मौत हुई है और कई घायल। हजरात, एक और खुलासा ईरान के बारे में हुआ है, जिसके बाद ईरान के दुश्मनों की नींद उड़ चुकी है। ईरान केमिकल हथियार बना रहा है। यह मार्केट में खबर जैसे ही आई है, अमेरिका इजराइल के कान खड़े हो गए। उधर ईरान ने शहीद इब्राहिम रईसी के मौत पर खुलासा करते हुए दूसरी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की जारी की और कहा कि हमने हर तरह से इन्वेस्टिगेट किया, ऐसा कोई क्लू, कोई सबूत नहीं मिला जिससे ऐसा लगे कि ये हमला था या ये कत्ल था या किसी ने लेज़र हथियार इस्तेमाल किया। जो अफवाह उड़ रही है उनमें कोई सच्चाई नज़र नहीं आई। ग्राउंड रिपोर्ट अभी तक एक्सीडेंट की ही साबित हो रही है। हजरात मोहतरम, ये तस्वीर ऐतिहासिक मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब यूएन के अंदर शहीद जनाब इब्राहिम रईसी की तस्वीर को स्क्रीन पर लगाकर रईसी को याद किया गया और उनको श्रद्धांजलि दी गई और एक बड़े लीडर के तौर पर उनको सल्यूट दिया गया, इज्जत बख्शी गई। इस दौरान यूएन के अंदर अमेरिका के प्रतिनिधि गायब थे, साथ में और भी कई देश इजराइल समेत गायब थे। मेरे दोस्तों, ऐसे ही स्वीडन में जो 1 साल पहले मस्जिद खुली थी, देर रात को एक गाड़ी में सूअर आया जिसने मरा हुआ सूअर मस्जिद के ऊपर फेंका। ऐसी ही तस्वीरें भारत में आपको नजर आती हैं। यहाँ झुंड में सूअर चलते हैं, मस्जिद के आगे जाकर नाचते हैं और किचिर किचिर चीखते हैं। साथ में अपने सूअर पने की तस्वीर खुद सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा वाला, हमारे में से ही हमारा वाला इस वक्त राज कर रहा है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है, जैसे को तैसा मिलता है। मेरे दोस्तों, ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ तुर्की की। ये कोई हॉलीवुड का सीन नहीं है। ये तुर्की के अंदर खतरनाक खौफनाक ड्रिल हो रही है, जिसमें 45 यूरोपियन देश शामिल हैं और जिसमें लगभग 11,000 सैनिक शामिल हैं। तुर्की के अंदर ये खतरनाक ड्रिल ज़मीनी, समुद्री और हवाई हो रही है।
इन तस्वीरों को देखकर दिल में एक ही चीज़ आती है कि ऐ तुर्की, इतनी बड़ी मिलिट्री और इतनी ताकत का तेरा क्या फ़ायदा जब गज़ा में लोग मर रहे हैं। उधर अमेरिका में ही एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। अमेरिका में ही अमेरिका का टॉप F-35 फाइटर जेट अचानक अपने आप क्रैश हो गया। कहा जा रहा है कि पायलट तो बच गया, लेकिन खरबों रुपये का नुकसान अमेरिका को एक झटके में हो गया। रूस और यूक्रेन के मामलों में अब पहली जो खबर है वो ये कि व्लादिमीर पुतिन जंग रोकने के लिए तैयार हैं यूक्रेन से, लेकिन शर्त यही है कि जो इलाके रूस जीत चुका है वो यूक्रेन को नहीं लौटाएगा। स्विट्जरलैंड में पीस समिट होने वाला है यूक्रेन के हक में। बहुत सारे देश स्विट्जरलैंड जाएंगे और यूक्रेन के हक में बयानबाजी करेंगे। कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की खुद चलकर सऊदी अरब पहुंचेगा और सऊदी अरब के सरकार को मनाएगा कि आप स्विट्जरलैंड में पीस कीपिंग मीटिंग में शामिल हो और हमारा साथ दें। अमेरिका की सबसे पावरफुल मिसाइल ATACMS अमेरिका की सबसे खतरनाक मिसाइल है, उसका इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन रूस के खिलाफ। उधर मेरे दोस्तों व्लादिमीर पुतिन का बयान आया है, जिस बयान से लग रहा है कि 21 साल बाद रूस तालिबान से बैन हटाएगा। व्लादिमीर पुतिन ने खुद कहा है कि तालिबान और हम अलग नहीं हैं, वो पावर में हैं और जो पावर में है उससे हमें रिश्ते ठीक कर नहीं होंगे। It's the matter of building relationships with the current power, with the current regime, but we have to build relationships somehow with people who control the country, who control the territory, who are the power right now in the country. So we have to be realistic and to build our relationships accordingly. We are in contact with many partners in that region. We take into account the interests of all and every one of our friends and partners, and we build our position accordingly. उधर इमैनुअल मैक्रोन ने बयान जारी किया, खुद सामने आए और मैप दिखाकर कहा कि हमें यूक्रेन को परमिशन देनी होगी कि हमारे हथियारों का इस्तेमाल करके रूस के अंदर हमला कर सके। Montre le sol ukrainien, oui, est attaqué de fait depuis des bases et qui sont en Russie. Alors comment on explique aux Ukrainiens qu'il va falloir protéger ces villes et au fond tout ce qu'on voit en ce moment autour de Kharkiv si on leur dit vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés les missiles? En fait on leur dit on vous livre des armes mais vous ne pouvez pas vous défendre. Donc nous on reste exactement dans le même cadre, on pense qu'on doit leur permettre de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés les missiles, et au fond les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée, mais on ne doit pas permettre de toucher d'autres cibles en Russie, et évidemment des capacités civiles ou d'autres cibles militaires. उधर मेरे दोस्तों बाइडन के ऊपर भी प्रेशर है कि वो अलाउ करे ज़ेलेंस्की को यानी यूक्रेन को कि अमेरिकी बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया जाए रूस के खिलाफ, रूस के अंदर। रूस और यूक्रेन की जंग बढ़ती हुई नजर आ रही। कई सारे देशों ने अलाउ कर दिया है कि हमारे हथियार रूस के अंदर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यूके, कनाडा, लातविया, लिथुआनिया, नेदरलैंड, पोलैंड, फिनलैंड, फ्रांस, चेक रिपब्लिक, स्वीडन, एस्टोनिया, जर्मनी, डेनमार्क। इन तमाम देशों ने यूक्रेन को खुली छूट दे दी है कि आप रूस के अंदर घुसकर हमला कर सकते हैं हमारे हथियारों के जरिए। उधर व्लादिमीर पुतिन ने फिर से धमकी दी है कि वेस्ट के देश किसी भी तरह से यूक्रेन को अलाउ ना करें, वो आपके हथियारों का इस्तेमाल हमारे देश के अंदर करें, वरना इसकी जवाबी कार्रवाई हम करेंगे और बहुत खतरनाक करेंगे। उधर बड़ी खबर ये आ रही है कि फ्रांस अपनी मिलिट्री को यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए तैनात कर सकता है, वो भी बहुत जल्द। रूस का एक बहुत बड़ा शहर है कालिनग्राड, उसके चारों तरफ अमेरिका ने अपने परमाणु बॉम्बर भेज भी दिए थे और चारों तरफ उसको घुमाए भी थे। पूरी दुनिया एक तरफ होके इस वक्त रशिया को दबाने और हराने में लगी हुई है। रशिया के जेलों में 60,000 कैदी पिछले एक साल में कम हो गए। इसका मतलब यह है कि जेलों से 60,000 कैदियों को सेना में भर्ती कर चुका है रशिया।
और जंग के लिए भेज चुका है। मेरे दोस्तों, रशिया के पास बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी है, ये बात बिल्कुल हकीकत है। रशिया अमेरिका की मिसाइलों को जाम कर दे रहा है, कैसे वो नहीं पता, लेकिन जाम कर दे रहा है। ऐसे में जो बोइंग कंपनी है, जो हथियार के साथ साथ एयरक्राफ्ट और जहाज बनाती है, वो कंपनी अमेरिका की मिसाइलों और हथियारों को अपग्रेड कर रही है ताकि रशिया उसे जाम न कर सके। हजरात मोहतरम, आखिरी खबर, ये तस्वीर देखिए। स्वीडन ने ये एयरक्राफ्ट ACS-890 एयरबोर्न रडार एयरक्राफ्ट यूक्रेन को सौंप दिए हैं। इसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर है और 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। कीमत इसकी 30 मिलियन है। स्वीडन ने एक झटके में ये 2 जहाज सर्विलांस के लिए यूक्रेन को सौंप दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। फेफड़ों में जितनी ताकत थी उससे ज्यादा मैं खबर आपको दे चुका हूं। अब अगर आपके लब में जरा सी ताकत हो तो दोनों हाथ बुलंद करके मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।